क्या बंटवारा भी एक गलती थी जो सही तरीके से नहीं 100% गलती थी, और वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ, ये और भी भयंकर गलती थी। और वो नेहरू और गांधी की मूर्खताओं के कारण हुआ, ये और भी भयंकर गलती है। और वो हिंदू को चोट पहुंचाने के लिए हुआ और फिर बीज यहाँ रख लिया, ये उससे भी बड़ी गलती थी। मैं गांधी जी तो प्रेम का संदेश बांट रहे थे ना, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक सड़क बनाने की बात कर रहे थे। उनका प्रेम दोगला था, देशघाती था। हाँ। अंबेडकर जी ने उनके लिए कहा है कि गांधी को छोड़िए। एक पत्रकार ने, बीबीसी के पत्रकार ने उनसे पूछा था गांधी के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को छोड़िए, वो एक घटना थी, हो गई, बात खत्म हुई, इससे आगे कुछ नहीं। यदि गांधी का उत्तराधिकारी आज भी उन्हीं को प्रयोग कर रहा है, वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग नहीं थे, वो वाहियात गर्दी के साथ मेरे प्रयोग थे। युवाओं के लिए अभी चर्चित शब्द है जो आप प्रयोग वाला चीज कह रहे थे, थोड़ा वेस्टर्न से इंस्पायर्ड थे गांधी जी, बाद में उन्होंने वस्त्र त्यागे। अभी एक चर्चित शब्द है, उस समय के शुगर डैडी हुआ करते थे गांधी जी। और एक घोषणा मैं करना चाहता हूँ, मेंस लाइव्स मैटर अब काफ़ी महंगी हो चुकी है, लेकिन आप इसको सस्ते में प्राप्त करने के लिए हमारी 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह नाम की जो मेंबरशिप है उसको आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 की पूरी ऑडियो बुक मिलेगी। फ्री में आपको मेंस लाइव्स मैटर्स बिना किसी डिलीवरी चार्ज के घर बैठे फ्री मिलेगी। साथ ही साथ जो पार्ट 2 लिखा जा रहा है उसकी भी ऑडियो बुक अब रिलीज़ होने वाली है, वो भी आपको सुनने को मिलेगी। तो जितने भी हमारे पाठकगण हैं, बिना कोई देरी किए अभी मेंबरशिप लें, और मेंबरशिप के बारे में हमें नीचे लिखे हुए ईमेल के ऊपर ईमेल करके सूचित करें। आपका पूरा पता आते ही हम आपको बुक तुरंत ही भेज देंगे। देखिए, हम लगातार 2 सेशन हो चुके हैं और हम गांधी जी पर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे, गांधी जी किन चीज़ों को लेकर चले, अहिंसा की बातें, ढाल वाली, ये सारी चीज़ें हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। मगर चर्चा प्रमुख हमेशा से यह रही है कि क्या समय बार बार चीज़ों को दोहराता है और क्या भारतीय जो संस्थाएं हैं वह एक लूप में फंसी हुई हैं। और जिन चीज़ों को आज हम राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चाहे भाषा युद्ध हो, जो भाषा का हम युद्ध देखते हैं, चाहे एक शब्द जो गढ़ा गया हिंदू आतंकवाद, और आर्य समाज को लेकर जो परिकल्पना लगातार लोगों के मन में भरी गई, इन सब की शुरुआत कैसे हुई, चीज़ें कैसे हुई, और सावरकर जी को लेकर जिस तरीके से लगातार हमारे जो राहुल गांधी जी के जो जिस तरीके के शब्द रहे और एक आज के युवाओं में प्लांट करने की कोशिश हुई, सावरकर मतलब माफी वीर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो आखिर माफी वीर था कौन, गांधी जी किस तरीके से चीज़ों को लेकर गए, और जो आज जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, क्या असल मायने में वो हिंदी है या जो गांधी जी एक शब्द को लेकर गए, उस पर डॉक्टर साहब बताएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। और ये जो चर्चा है, सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या गांधी जी हिंदी भाषा के विरोधी थे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका इस विशेष विषय पर रखे गए इस चिंतन शिविर के लिए, चिंतन बैठक के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरा, अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। गांधी जी हिंदी के विरोधी थे, आपका प्रश्न है, क्या गांधी जी हिंदी के विरोधी थे? हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के। मेरा कहना यह है कि हिंदी शब्द ही अपने आप में हिंदी का नहीं है जी, ये शब्द ही अपने आप में अरबी का है जी। और ये पैदा कहाँ से हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में ये शब्द आविष्कृत किया गया। हिंदी जो हिंद के लोग थे, जो उनकी हिंदी भाषा बन गई थी, हिंदी में ज़बान में जिसमें वो बात करने लगे थे, उसको उन्होंने हिंदी कहा। लाल किले की दास्तान नामक एक पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। वहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी वास्तविकता वहाँ से प्रारंभ होती है, और उसने, क्योंकि वो नाम से ही मोहम्मद शाह रंगीला नहीं था, वास्तव में भी रंगीला था, कोई बादशाह नहीं था, वो कुछ भी नहीं था उसके पास में।
सिवाय रंगीले स्वभाव के। हम्म, वो अपने दरबार में भी महिलाओं के कपड़े पहन करके नाचा करता था। तो वहाँ पर उसने गज़लें लिखवानी शुरू करी, गज़लें वहाँ से आविष्कृत हुई। उससे पहले कभी अपने ज़माने के लोगों के बारे में बात कीजिए। आपके यहाँ पर तो राजा जनक जैसे विद्वान, जिनको विधेय कहा करते थे, और उनके यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान बैठा करते थे, याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे, जो बहुत गहरी चर्चाएं किया करते थे। तो वहाँ पर अय्यासी की और ये मूर्खता की और ये जाहिलपने की बातें कि रस और श्रृंगार में घुमा करके और राजा को गज़लें सुनाई जाएं, ये नहीं चलता था। ये मुशायरे नहीं चलते थे आपके यहाँ। आपके यहाँ तो शुद्ध साहित्यिक चर्चा होती थी, धार्मिक चर्चा होती थी, आत्मोत्थान की, कल्याण की बातें होती थी। वो था आपका ज़माना था, वो था आपका आर्यावर्त, वो था आपका हिंदू वैदिक इतिहास का स्वर्णिम काल। जब ये हो रहा था तो उसने कहा कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस भाषा में लिखें और इसमें ही गज़लें बनाएं, इसी में हम सब आपस में चर्चा कर लिया करेंगे। अब नेहरू और गांधी दोनों, बहुत सारा साहित्य इस पर लिखा गया कि नेहरू के पूर्वज मुसलमान थे। खानवंश नाम की एक पुस्तक ही आ गई, बड़े प्रमाणिक आधार पर आ गई, कैसे कैसे थे। थोड़ी देर के लिए उन बातों को अलग छोड़ दें तो ये क्यों उस बात को जिद कर रहे थे कि हिंदी होनी चाहिए, लेकिन वो हिंदी होनी चाहिए जो जिसकी लिपि उर्दू हो। और ये प्रमाणिक बात है। प्रभात प्रकाशन ने समग्र सावरकर खंड 10 खंडों में छापा है, आप पढ़ लीजिए उसमें। और सावरकर जी ने कितने कठोर शब्दों में इन बातों की निंदा की। जब भाषा को लेकर के संविधान में चर्चा हो रही थी तब सावरकर जी ने अनेक लेख इस पर लिखे और इनको लताड़ा। और फिर ये कहा स्वामी दयानंद जी के लिए कि इस देश की भाषा यदि कोई होगी, इस देश की राष्ट्रभाषा यदि कोई होगी तो वो स्वामी दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश की भाषा होगी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। जो कह रहे थे कि उर्दू निष्ठ हिंदी होगी उसका जवाब उन्होंने दिया और फिर उसी पर चर्चा चली। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उनके लेक्चर हैं इस पर जो उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए और तमिलनाडु के, केरल के दर्जन भर से अधिक सांसद जो उस समय आपकी संविधान सभा के सदस्य थे, वो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। संस्कृत राष्ट्रभाषा होगी तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। वो सारे लोग ये कह रहे थे कि हम अपनी भाषाओं में संस्कृत के शब्दों को निकाल करके एक ऐसी भाषा विकसित कर लें जो संस्कृत निष्ठ हिंदी वाली हो, जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हों। लेकिन उसी बात को लेकर के इन लोगों ने बाद में दक्षिण भारत में जाकर के आग लगा दी। वो लोग, दक्षिण के लोग, आपकी उर्दू निष्ठ और उर्दू की लिपि वाली हिंदी के विरोधी थे, ना कि संस्कृत निष्ठ हिंदी के विरोधी थे। तो जो भाषीय विवाद आज चल रहा है देश भर में, उसका कहीं ना कहीं बीज वहीं से बोया गया। बीज वहाँ से बोया गया। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है और मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। वहाँ से आरंभ हुआ और जब ये भाषा, राजभाषा एक डिपार्टमेंट बनाया, उसमें एक, जब इस पर एक पार्लियामेंट में 1957 में राजभाषा कमेटी समिति बनाई गई। राजभाषा समिति ने 1959-60 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गोविंद वल्लभ पंत जो देश के पहले गृह मंत्री थे, वो उस भाषा समिति के अध्यक्ष थे।
संसदीय समिति बनाई जाती है ना, उसके अध्यक्ष थे वो। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, देखिए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी स्थापित कर दी। अब राष्ट्रभाषा होना था, उसको 15 साल का टाइम दे दिया। तो उससे पहले ये देखा गया कि एक और देख लेते हैं प्रयास करके जी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अखबारों की भाषा, रेडियो की भाषा, दूरदर्शन की भाषा, ये सारी की सारी भाषाएं उर्दूनिष्ठ हो जाए। गांधी और नेहरू चाहते थे। किस तरीके से राष्ट्रपिता कहेंगे भैया आप उनको? अरे जिस देश के 5000 टुकड़ों को चंद्रगुप्त मौर्य ने अब से 2500 साल पहले जोड़ करके एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया, वो 563 रियासतों में से एक देश को तोड़ करके अलग कर गया, तो राष्ट्रपिता वो हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, चाणक्य होगा? नहीं कह सकते आप। लेकिन यहाँ गद्दारी का इतिहास लिखा जाता रहा और गद्दारों ने अपना वर्चस्व स्थापित करके अपने आप को बढ़िया घोषित कर दिया, और आज भी वही चल रहा है। एक जो शब्द इस्तेमाल किया गया था इसके लिए, जो भाषा बनी थी उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी। तो मैं उसमें यह कहना चाह रहा था कि जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जीबी पंत जी ने नेहरू जी से कहा कि जो राष्ट्रभाषा बनाने जा रहे हैं आप, उसके लिए आपको ये चाहिए कि जो देश के लोग हैं वो उर्दू निष्ठ हिंदी के समर्थक नहीं है, संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और उसकी लिपि देवनागरी होनी चाहिए जी। और ये जितने शब्द आप जैसे आज देखते हैं, इंग्लिश आ गई, अब तो उर्दू, हिंदुस्तानी छोड़िए, हिंदुस्तानी में तो उर्दू फारसी अरबी के शब्द थे, अब कौन से आ गए? अब तो उसमें इंग्लिश हो गई, वो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्सचर करके बोलते हैं। अब मेरे मुंह से भी शब्द निकल गया मिक्सचर। तो सावरकर जी का कहना था कि हम अपनी संस्कृत के शब्दों को निकालें, जैसे दिनांक शब्द है जी। दिनांक किसका दिया हुआ शब्द है? सावरकर जी का। महापौर शब्द है, जो मेयर बोलते हैं आप, जो किसका शब्द है? उन्होंने दिया, सावरकर जी ने दिया। सभासद किसका शब्द है? इन्होंने दिया। ये काउंसलर फला फला कुछ इस तरीके के शब्द उस समय बोला करते थे, उन्होंने कहा कि ये शब्द लाइए इसके स्थान। सैकड़ों शब्दों को लेकर के आए। और उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली थी? है उन्होंने इस बात की शिक्षा ली थी, मैंने पुस्तक लिखी है, छावा पर लिखी है, और उससे पहले ये अपने शिवाजी पर लिखी है। तो शिवाजी को जब मैं पढ़ रहा था तो नया तथ्य निकल करके ये सामने आया कि उन्होंने अपनी प्रशासनिक भाषा के लिए एक अलग समिति बनाई, और जितने उर्दू फारसी के शब्द हमारे शब्दों में घुस गए थे, देखिए वो कहाँ के थे? वो भी तो मराठी थे ना। आज मराठी विरोध करते हैं आपकी हिंदी का, वो अपने शिवाजी से नहीं सीखते। और उन्होंने वहाँ से लेकर के वो बात सावरकर जी ने, उन्होंने 1300 शब्दों का कोश बनवाया शिवाजी ने, भाषा कोश, और वो सारा कुछ बदल दिया। जो आपके यहाँ पे अमात्य वगैरह हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री आदि आदि, प्रधानमंत्री, उन सब शब्दों को वे लेकर के आए। कितनी बड़ी सेवा, कितनी बड़ी सेवा विचार थे हिंदी को लेकर? सावरकर जी का तो बता रहा हूँ मैं अब आपको। हाँ। तो सावरकर जी ने ये बात सीखी शिवाजी से। वो स्वयं मराठी भाषी होते हुए उन्होंने कहा कि अपनी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, और हिंदी भी वो होनी चाहिए जो संस्कृत निष्ठ हो। तो उन्होंने ये प्रयास किया, और उन्होंने जो शिवाजी महाराज ने काम शुरू किया था कि उन्होंने शब्दों का हिंदी रूपांतरण किया, संस्कृत निष्ठ शब्दों का, वही काम उन्होंने करना आरंभ किया। उनके जो मैं बोल रहा था, क्योंकि विषय ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सावरकर समग्र को पढ़िए, पूरा का पूरा एक पुस्तक आपको उसमें मिलेगी जिसमें अनेक शब्दों को निकाल करके सही करके लेकर के आई। तो आपके जीबी गोविंद बल्लभ पंत जी ने जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत की तो गांधी का शिष्य नेहरू बिगड़ गया उस पर। जो कुलदीप नैयर जी वहाँ बैठे थे, कुलदीप नैयर जी के सामने उनको लताड़ लगाई जाती है, और इतने कठोर शब्दों में लताड़ लगाई जाती है कि उसी दिन शाम के समय जीबी बल्लभ पंत जी कुलदीप नैयर नाम के पत्रकार से कहते हैं
कि अब आपकी हिंदी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाएगी। और यही हुआ कि उसके बाद बियॉन्ड द लाइंस में उन्होंने उसको लिखा, कुलदीप नैयर जी ने। कुलदीप नैयर जी ने ये लिखा और उसके बाद उनको अटैक आया हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी को, और वो उसके बाद दुनिया से चले गए। किस कारण चले गए? आपकी हिंदी का समर्थन करने के कारण। मगर उस समय जो गांधीवादी थे और आज भी जो गांधीवादी हैं वो तर्क देते हैं कि गांधी जी को जो सोच थी वो आज के भारत की सोच थी, और वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता, एक हिंदुस्तानी भाषा जिसमें हिंदू के भी शब्द हों, मुस्लिम के भी शब्द हों, और उससे एक एकता बढ़े। सावरकर की जी के जो विचार थे वो हिंदुत्व के विचार थे, वो उग्र हिंदुत्व की तरफ थे, और वो सिर्फ एक ही तबके को चाहते थे। उनकी नीति बंटवारे की नीति थी, गांधी जी तो जोड़ना चाह रहे थे सबको, ये तर्क दिया जाता है। देखिए, गांधी जी की नीतियों के कारण ही देश बटा। उनका कोई भी आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। जब असहयोग आंदोलन, मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं, अभी मेरी एक पुस्तक इस पर आने वाली है, डायमंड पॉकेट बुक्स छाप रहा है, और पुस्तक में मैं ये साफ कर रहा हूं कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन पहली बार चला। जब वो टॉप पर पहुंचा, उत्कर्ष पर था अपने पर, तब गांधी जी ने रोक दिया। आप दौड़ रहे हैं एकदम और अचानक आपको रुकना पड़ जाते, चोट तो खाओगे। देश दौड़ रहा था, देश कह रहा था कि आज़ादी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, गांधी ने कहा रुक जाओ, नहीं लेनी। ये क्या तरीका था भाई? 1200 रुपये प्रत्येक महीने गांधी को ब्रिटिश खजाने से मिलते थे। क्यों मिलते थे? जो चाटुकारिता नहीं कर रहे थे उनको काले पानी की सजा मिल रही थी। जो चाटुकारिता कर रहे थे, ब्रिटिश राजभक्त कहलाने में अपने आप को गौरव की अनुभूति करते थे गांधी जी। और राजभक्त होना उस समय का सबसे बड़ा देशद्रोही होना था। नीत्शे ने कहा है कि उत्तराधिकारी होना बड़ा खतरनाक होता है। तो नीत्शे की इस बात को जरा राहुल गांधी पर लागू कर लो, वो भी उत्तराधिकारी है किसी का। तो उसी विचारधारा को लेकर के आज बढ़ रहा है। और आज क्या हो रहा है आपके देश में? वही तो वितंडावाद फैलाया जा रहा है। वो भी किसी का राजभक्त है, राष्ट्रभक्त वो भी नहीं है। लड़ाई थी राष्ट्रभक्तों के और राजभक्तों के बीच की। और राजभक्त कौन थे? वो थे दोगले लोग। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन इस तरीके से पिटा। और मैं आपको बताना चाहूंगा 1921 में गांधी ने अफगानिस्तान के शाह के लिए पत्र लिखा जी। और उस पत्र में लिखता है कि आप हिंदुस्तान पर अटैक कीजिए, क्योंकि और यहां से हम आपको सपोर्ट करेंगे कांग्रेसी, क्योंकि मैं मुसलमानों के शासन को विदेशी नहीं मानता। और इसका प्रमाण है मेरे पास, ऐसे नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। सावरकरवादी मंच चलता है और उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने वो कटिंग कल परसों ही मंगाई, हालांकि मैं पहले भी जानता था, लिखा भी उस पर, लेकिन अब क्योंकि नई पुस्तक में लिख रहा हूं तो प्रमाण होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, ये क्यों कह रहे थे भाई आप, जो मुसलमानों के इतने सालों के अत्याचार, देखिए नुकसान क्या हुआ इसका जी। इसका नुकसान ये हुआ कि आपके पूर्वजों ने, छावा ने, आपके संभाजी महाराज ने, आपके शिवाजी महाराज ने, आपके महाराणा प्रताप ने, आपके छत्रसाल ने, आपके बंदा बैरागी ने, गुरु परंपरा के सारे शिष्यों ने, और इस उत्तर भारत के सारे लोगों ने जो कुछ भी उस समय किया था देश की आज़ादी के लिए, मुसलमानों से मुक्ति पाने के लिए, वो सारा का सारा आंदोलन निरस्त हो गया। वो सब बेकार थे, बेवकूफ़ लोग थे, मूर्ख लोग थे, गलत कर रहे थे। मुसलमानों का शासन तो वरदान था इस देश के लिए। और यही हुआ कि आपका इतिहास सारा का सारा बड़े आराम से बदल दिया गया, क्योंकि गांधीवाद की छाया आपके इतिहास पर पड़ गई। तो जैसे इस राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि जिससे हाथ मिलाएगा उसका हारना तय है, वैसे ही गांधीवाद की छाया जहाँ जहाँ पड़ जाएगी उसी का विनाश तय है।
ये ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। और डॉक्टर साहब जो आप चीज़ बोल रहे हैं उसमें एक चीज़ को मैं जोड़ना चाहूँगा। जी। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे खिलाफत जो आंदोलन रहा, जैसे आपने कहा असहयोग आंदोलन, हाँ जी, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे? नहीं, असहयोग आंदोलन बिल्कुल अलग चीज़ है। नहीं मतलब कहा जाता कि हाँ, white मैं wash करने जी और खिलाफत आंदोलन एक अलग चीज़ है। लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों को भी ऐसा लगता है कि शायद खिलाफत का मायने ही असहयोग है, जैसे हम किसी की खिलाफत कर रहे हों। खिलाफत शब्द का अर्थ हमने गलत ले लिया। मैं आपसे मुखालफत कर सकता हूं, आप मेरी मुखालफत कर सकते हैं, यानी विरोध। लेकिन खिलाफत तो शब्द बिल्कुल अलग है। खिलाफत का मायने होता है जैसे हाकिम की हुकूमत होती है, ऐसे ही खलीफा की खिलाफत थी। जो उनका राज धर्मगुरु था, तो धर्मगुरु का जो पद था उसका जो एक डेकोरम था, आभा मंडल था, उसको खिलाफत कहते थे। तो उसका पद जो था वो खिलाफत था। तो जब उसको ब्रिटिश सरकार ने हटाया, टर्की का जो खलीफा था, इनका सारे धर्मगुरु मुसलमानों का, उससे भारत का क्या लेना देना था? जी भारत के मुसलमान भी मना कर रहे थे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। जिन्ना उस समय मुसलमान बन चुका था, पहले से ही था, बचपन में बन गया था, नए बने थे। नया नया बना था, लेकिन वो भी विरोध कर रहा था। गांधी जी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये बेकार की बात है, ये तो ख़त्म होना चाहिए और प्रगतिशील ज़माने में आगे बढ़ना चाहिए। क्या 1400 साल से पकड़ रखा है दुनिया को इन्होंने, इसको हटाइए। गांधी जी थे कि नहीं माने, और उसका नुकसान क्या हुआ? मोपला कांड हुआ, और वो जो आपका सहयोग आंदोलन था वो गया बट्टे खाते में, पीछे गया। और उसके बाद जो आपके देश में मोपला कांड हुआ, और मोपला कांड के बाद जो हिंदुओं को मारा गया, आप मोपला नाम की पुस्तक सावरकर जी की पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। विभिन्न तथ्यों को पढ़ लीजिए। 25,000 लोग मारे गए थे, हिंदू मारे गए थे, और फिर भी गद्दारों ने, यहाँ भी तसल्ली नहीं हुई, इसके बाद भी गद्दारों ने उनको स्वतंत्रता सेनानी मान लिया। जो देश में हिंदुओं को मार रहे थे, 25,000 हिंदुओं को जो मार चुके थे, उनको इन्होंने स्वाधीनता सेनानी मान करके उनको पेंशन देते रहे आज़ादी के बाद। फिर उनके जो बेटा पोते हुए उनको दे रहे थे। 2014-16 में आकर के आपके वर्तमान प्रधानमंत्री ने देखा कि ये हो क्या रहा, देखा तो सारा का सारा ये तो वो लोग हैं, तब वो सारे जो सुविधाएं थी वो रोकी गई हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमने भी जब हम स्कूल में थे तो मोपला को लेकर जो चीज़ें चलती थी, हमने जो पढ़ा था कि ये तो ज़मींदारों के खिलाफ एक आंदोलन था जो कि मुसलमानों ने छेड़ा था, आज़ादी के सिपाही थे, और जो अंग्रेज़ी हिंदू पिट्ठू थे उनके खिलाफ ये चीज़ें करी गई थी, ये बताने का प्रयास हुआ था एनसीईआरटी की किताबों में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इतिहास को बहुत, मैं तो ये कहा करता हूँ, अक्सर एक शब्द आप लोग सुनते होंगे कि इतिहास का विकृतीकरण किया गया है। मैं विकृतीकरण नहीं कहता, मैं कहा करता हूं कि इतिहास का विलुप्तीकरण किया गया है। विकृतीकरण में तो यह है कि मेरा नाम राकेश है, राकेश का बिगाड़ करके राजेश कर दिया तो विकृतीकरण हो गया, और जहां राकेश ही मिटा दिया हो उसको क्या कहेंगे भाई आप? वो तो विलुप्तीकरण है। उदाहरण देता हूं आपको। जब देश का स्वाधीनता के बाद स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास लिखा जा रहा था, चेक कर लेना आप लोग, सारे नई युवा पीढ़ी बैठी है, तो इतिहास को लिखने की जिम्मेदारी रमेश चंद मजूमदार जी को दी गई। रमेश चंद मजूमदार जी बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी लेखक थे। उन्होंने इतिहास लिखा। इतिहास लिखने के बाद जब वो पुस्तक गांधी नेहरू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा, और उसमें देखा कि गांधी का आंदोलन तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, बहुत नीचे चला गया। और जो हमारे प्रखर जी बोल रहे थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि का जो आंदोलन था वो टॉप पर था, कहीं ऊंचाई पर सारा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बकवास लिख दिया आपने, वाहियात शब्द का प्रयोग किया, वाहियात। और
पूरी तरह वाहियात, ये गांधी नेहरू के शब्द थे, हटाइए से। फिर इतिहास दोबारा लिखवाया गया और फिर एक ऐसे व्यक्ति को उसका इतिहास का लेखक बनाया गया, उसका नाम था डॉक्टर ताराचंद, उसका नेहरू का मनचाहा प्रोफेसर, और उसको उसके स्टूडेंट्स कहा करते थे मुल्ला ताराचंद। तो मुल्ला ताराचंद ने आपके देश का इतिहास लिखा आज़ादी का, और वो सारा दबा दिया। पढ़ लेना भाई आप सब युवा, सब गया इतिहास जी। तो अब हमारे सावरकर जी कहा करते थे कि धर्मांतरण से मर्मांतरण होता है और मर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। पहले धर्म बदलता है, फिर मर्म बदलता है। मर्म में यानी हृदय में काशी खत्म, काबा स्थापित, राम गए और रोम स्थापित। और जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर राष्ट्रांतरण होता है, नए राष्ट्र की मांग की जाती है, तो नया राष्ट्र बनता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, आपका प्रश्न शायद मैं रोक रहा हूँ, मैंने ये इसलिए कही है कि ये जो इतिहास का एक कटु सत्य था, ये सारे इतिहास का एक निचोड़ निकाल करके सावरकर जी ने दिया था। और जब गांधी और नेहरू ने इस देश का इतिहास लिखवाया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, तो राष्ट्रांतरण से मर्मांतरण और धर्मांतरण से मर्मांतरण और मर्मांतरण से राष्ट्रांतरण का सारा खेल आउट कर दिया, बिगाड़ दिया, निकाल दिया, उसमें से विलुप्तीकरण कर दिया। और फिर उसके स्थान पर वो मान्यताएं थोप दी कि गांधी जी बड़े सहिष्णु थे, गांधी जी बड़े सबको साथ लेकर के चलने वाले थे, गांधी जी की उदारता थी। अरे गांधी जी की उदारता के चलते डॉक्टर सुस्मित जी ने एक शोधपूर्ण लेख लिखा, उसमें वो बताते हैं कि 1900 से 1922 तक इस देश में 16 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। और जब 1922 के करीब गांधी की तूती बोलने लगी, तो अगले 3 वर्ष में यानी 23 से लेकर के 26 के बीच इस देश में 72 सांप्रदायिक दंगे हुए। यदि गांधी जी वास्तव में उदार थे और उदारतापूर्ण नीतियों में विश्वास रखते थे, तुष्टीकरण की नीति उनके पास नहीं थी, वो सबको न्याय देने की क्षमता रखते थे, तो इस्लाम इतना उग्रवादी क्यों हो गया 3 साल में? नहीं, उस पर भी तर्क दिया जाता है डॉक्टर साहब। कहा जाता है कि गांधी जी इस पे चुप्पी इसलिए बना कर रख लेते थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों को ये पता चले कि भारतीय समाज बटा हुआ है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, इसलिए उस समय चुप हो जाते थे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, कांग्रेस की स्थापना इस देश में क्यों हुई, थोड़ा सा वहाँ से समझ लें, मैं लंबी बात नहीं कर रखूँगा। आर्य समाज को और हिंदू महासभा को मिटाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। 1875 में आर्य समाज आ गया था और 1883 में हिंदू सभा स्थापित हो गई थी। हिंदू महासभा बनी 1915 में आकर के, लेकिन पंजाब में और आपके बंगाल में हिंदू सभा अस्तित्व में आ चुकी थी। हिंदू सभाओं को, अलग अलग प्रांतों की सभाओं को मिलाकर के महासभा बनाई गई 1915 में। तो आर्य समाज और हिंदू सभा दोनों मिलकर के जो क्रांतिकारी आंदोलन की रूपरेखा बना चुके थे और 1857 को दोहराने की तैयारी कर रहे थे, तो उसकी हवा कैसे निकाली जाए, इसलिए गांधी की कांग्रेस की स्थापना की गई, वो भी एक ए.ओ. ह्यूम नाम के ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा। अब उसकी कमान संभाली गांधी ने आकर के। गांधी तो 15-14 में आए, 1915-14 में, तो उस समय तो नहीं थे। तो अब गांधी जी ने उसी संगठन को क्यों चुना जिस सरकार से उसको 1200 रुपये मिलते थे, बहुत थे उस समय 1200 रुपये। जिस गांधी को उस समय ब्रिटिश सरकार से 1200 रुपये मिल रहे थे, तो वो उसके खिलाफ जा सकते थे क्या? इसलिए आर्य समाज से तो उनकी पहले दिन से 36 का आंकड़ा बनना ही था। हिंदू सभा की नीतियों से भी 36 का आंकड़ा बनना था। उन्हें तो ब्रिटिश राजभक्ति की बात करनी थी। और मैं जिस समय की बात हम और आप कर रहे हैं 1922, 24, 26, 27 की, उस समय तक गांधी इस देश की आज़ादी नहीं चाहता था।
गांधी का जन्म और गांधी की कांग्रेस का जन्म देश की आज़ादी के लिए नहीं हुआ था। ये फैक्ट है, डंके की चोट कह रहा हूं और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। गांधी का कांग्रेस में पदार्पण और कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश सरकार को चिरंजीवी बनाए रखने के लिए हुआ था। मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने से 1922 से कांग्रेस के अधिवेशनों में एक प्रस्ताव देते थे बार बार हर साल कि हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, और गांधी जी की चलती थी और गांधी जी उस प्रस्ताव को पीछे को फेंकवा देते थे। 1929 की 31 दिसंबर को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को माना कि अब हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। इसका मतलब क्या था कि 1930 तक तो गांधी पूर्ण स्वाधीनता ही नहीं चाहते थे। फिर क्या चाह रहे थे वो? डोमिनियन स्टेटस। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने देश के लिए अगर लड़ा भी तो कितनी देर लड़े? 30 से 47 17 साल का जब समय। उससे पहले जो लड़ाई लड़ी जा रही थी हमारे दयानंद जी के द्वारा, श्रद्धानंद जी के द्वारा, दूसरे लोगों क्रांतिकारियों के द्वारा, वो तो पूर्ण स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो 36 का आंकड़ा ही नहीं हो गया, बिल्कुल विपरीत दिशा हो गई, विपरीत चिंतन हो गया, विपरीत विचारधारा हो गई। और तथ्य है ये, जो उनका इतिहास लेखक है कांग्रेस का पट्टाभी सीतारामैया, उसके इतिहास को पढ़ लीजिए, उसी में मिल जाएगा आपको। डॉक्टर साहब थोड़ा समय कम है, सेशन जो है मुझे आ गई है पर्ची कि थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मगर मैं आखिरी सवाल की तरफ अगर बढ़ूं, जैसे हमारी चर्चाएं रही, इन चर्चाओं को सुनकर मुझे लगता है, क्योंकि मैं वे छात्र जीवन में हमने इन सब चीज़ों को देखा है, महसूस किया है, इनके ऊपर स्टडी भी की है, तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो आज के समय में भी चल रही हैं। जैसे मुस्लिमों को अधिकार देना, जो गांधी जी ने कहा था कि हमें मुस्लिमों को पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, जिसका सावरकर जी ने विरोध किया। जब गांधी जी की मृत्यु होती है तो कुछ इंटरनेशनल अखबार की मेरे पास कटिंग्स हैं जिसमें लिखा होता है कि हिंदू असैसिनेशन ने, मतलब एक हिंदू ने गांधी जी को मारा, बार बार हिंदू हिंदू, जिसको हम 2008 में देखते हैं हिंदू आतंकवाद के शब्द में। फिर हमने बात करी भाषाई विवाद की, जिसकी आपने स्थापना करी दक्षिण भारत में किस तरीके से चीज़ें करी गई। तो क्या भारत जो है, भारत के 1947 से पहले की जो राजनीति और आज की राजनीति एक सामयिक लूप में फंसी हुई है क्या? हम आज भी उसी लूप में फंसे हुए हैं। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी बंगाल फाइल्स करके, उसमें एक डायलॉग था, मुझे पूरा डायलॉग तो याद नहीं है, मगर उसमें एक शब्द था कि खेल चलता रहता है। तो क्या वो खेल चल रहा है और वो खेल चलता रहेगा हमेशा? ये तो आप जैसे युवाओं को जागना पड़ेगा, खेल ताकि बंद हो जाए। एक बात तो ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, नीत्शे ने कहा कि किसी का उत्तराधिकारी होना खतरनाक होता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो राहुल गांधी इस समय महात्मा गांधी और नेहरू का उत्तराधिकारी है, और वही सारी चीज़ें दोहरा रहा है जो 1947 से पहले चल रही थी। इसकी दादी ने जब हिंदी भाषा को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कह दिया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दूंगा, तो इस बात को सुनकर के इंदिरा गांधी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थी, और जाकर के दक्षिण भारत के राज्यों में आग लगा दी कि तुम्हारी भाषाएं तो गई, वो तो हिंदी लाना चाह रहा है, आग लगा दो, खड़े हो जाओ। खड़े कर दिए। आज राहुल गांधी क्या कर रहा है? इतिहास दोहरा रहा है ना अपने आप को, बार बार चीजें दोहरा रही हैं, वही आ रही है चीजें निकल करके। तो ये भी क्या कर रहा है? यदि इतिहास ऐसे सत्य तथ्यों को स्थापित करके पढ़ाया जाता, और ये साथ ही साथ उसकी समीक्षा भी ये होती कि इंदिरा गांधी ने ये मूर्खता की थी, नेहरू ने ये मूर्खता की थी, गांधी ने ये मूर्खता की थी, तो आज उस मूर्खताओं को दोहराने वाला कोई ना होता। वो दोहराई जा रही हैं। अभी आपके देश के गृह मंत्री ने कह दिया कुछ समय पहले हिंदी को लेकर के कि इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका। तो राहुल गांधी ने दक्षिण में जाकर के आग लगा दी, माँ का इतिहास दोहरा दिया, दादी का।
तो इसके लिए आप जैसे युवाओं को निकल करके बाहर आना होगा, आप सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को निकाल करके लाइए, स्थापित कीजिए। मेरा आपसे आह्वान है, सभी जो यहाँ पर बैठे युवा पीढ़ी से आह्वान है, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाएगी हमारी सबके, कि वो उन चीज़ों को निकाल करके दिखाए कि इन्होंने गलतियाँ क्या कर रखी हैं। क्या बंटवारा भी एक गलती थी जो सही तरीके से नहीं 100% गलती थी, और वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ, ये और भी भयंकर गलती थी। और वो नेहरू और गांधी की मूर्खताओं के कारण हुआ, ये और भी भयंकर गलती है। और वो हिंदू को चोट पहुंचाने के लिए हुआ और फिर बीज यहां रख लिया, ये उससे भी बड़ी गलती थी। क्यों रखा था बीज? नहीं रखना चाहिए था। किसकी गलतियों से रहा, और रहा तो फिर उसको इतने बढ़ने का मौका क्यों दिया गया? हमारे सावरकर जी भी कहते थे कि देश के संविधान में हम तुष्टीकरण को निकाल करके बाहर रख देंगे। सांप्रदायिक आधार पर किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा, सभी सांप्रदायिक आधार पर एकता में बंधे होंगे, कानून सबके लिए समान होगा। देश के संविधान में समान नागरिक संहिता की बात भी कह दी। ये उन लोगों का प्रभाव था जो समय संविधान सभा में प्रभावी थे। उन्होंने कहलवा करके ये संविधान में वो धारा भी रखवा दिया, अनुच्छेद भी स्थापित करवा दिया। लेकिन प्रैक्टिकल क्या हुआ, व्यवहार में क्या हुआ कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं की। तो इसमें दोष किसका? जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार रहे, उन्होंने फिर नए बीज बो दिए कि इनको दूध हम फिर पिलाएंगे, शांति दूतों को दूध का इंतजाम करना हमारा काम है, पिलाएंगे। ये क्या था भाई? गलत था। मैं गांधी जी तो प्रेम का संदेश बांट रहे थे ना, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक सड़क बनाने की बात कर रहे थे। उनका प्रेम दोगला था, देशघाती था। हाँ। अंबेडकर जी ने उनके लिए कहा है कि गांधी को छोड़िए। एक पत्रकार ने, बीबीसी के पत्रकार ने उनसे पूछा था गांधी के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को छोड़िए, वो एक घटना थी, हो गई, बात खत्म हुई, इससे आगे कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि उनका जो दोगलापन है, उनकी जो राजनीति की बेईमानी है और राजनीतिक सिद्धांतों का खोखलापन है, पढ़ लेना, देख लेना आप, वो इस देश के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। और यदि गांधी का उत्तराधिकारी आज भी उन्हीं को प्रयोग कर रहा है, वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग नहीं थे, वो वाहियात गर्दी के साथ मेरे प्रयोग थे। और ये शब्द जो मैं कह रहा हूं, पूरी प्रामाणिकता के साथ, गंभीरता के साथ कह रहा हूं, दिल में दर्द लेकर के कह रहा हूं। अरे इस उम्र में जाकर के तुम ऐसे परीक्षण कर रहे हो जिसमें ब्रह्मचर्य के गीत गाए जाते हैं, जिसमें वेदों की ऋचाओं के भीतर जीवनी शक्ति के तमतमाते हुए सूर्य को देखने की किसी की नजर नहीं होती, तुम उसके प्रयोग कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, वो भी पोतियों के साथ कर रहे हो। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? नई पीढ़ी क्या सीखेगी उससे? अभी 2 बच्चे हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है, क्योंकि बात बड़ी अच्छी रोचक आ गई आपके लिए। ये हंसने की बात नहीं है, ये गंभीरता की बात है, दर्द की बात है। तुम्हारी संस्कृति का नाश कर दिया। ये लिव इन रिलेशनशिप उसी गांधी की देन है। अभी कुछ दिन पहले एक बात आई थी उसमें कोर्ट में कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या विचार है। जज ने कहा कि कोई प्रमाण है क्या भारत में इसका? कम्युनिस्ट वकील उसमें बहस कर रही थी, महिला। उसने कहा कि हाँ, हमारी संस्कृति में इसका एक उदाहरण है। और उन्होंने कहा कि राधा और कृष्ण दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, इसलिए ये बरी किया जाता है। गया हो गया बेड़ा गर्क, क्योंकि हमने पता नहीं क्या क्या नचा दिया कृष्ण जी को किसके साथ। अरे ब्रह्मचर्य का दीवाना, 36 साल की उम्र में शादी की और 12 साल और दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य के साथ रहे, फिर जाकर के एक बेटा उत्पन्न किया। जरा उसको पढ़िए तो। जो लोग मुस्कुरा रहे थे, हाँ,
मैं ये बताना चाहता हूं कि एक और भी उदाहरण आता है हमारे देश में, नहीं इसी के एक मिनट, जी मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने क्यों कहा ये, यदि आप भारत की ही परंपरा को देखना चाहते हो तो अर्जुन ने सगे दादा को मार दिया था जिसकी गोद में खेला था, क्योंकि अधर्मियों के साथ जा खड़ा हुआ था। तो गॉडसे ने अगर वो काम कर दिया तो क्या बात होगी, जब अधर्मियों का साथ दे रहा था तो क्या बात हो गई। इस उदाहरण को लागू करोगे तो ये हमारी जो है दकियानुसी हो गई, ये हमारा भगवाकरण हो गया, ये हमारी भगवावादी सोच हो गई। और राधा और कृष्ण पर अगर लागू करते हो तो वो हमारी जो है हमारी संस्कृति में था, मान लेंगे उसको। ये क्या तरीका है। अगर इतना जो जिस व्यक्तित्व की हम चर्चा कर रहे हैं, ये महात्मा की तरफ कैसे चले गए जब इतना उनका महात्मा होना भी खोखलापन था। जो भी शब्द मैंने प्रयोग किया था, कोई महात्मापन का उनमें कोई दूर दूर तक भी कोई उनके भीतर अंश नहीं था। क्यों कह रहा हूं मैं ये, उन्होंने गीता के लिए कहा कि ये काल्पनिक है, हाँ रामायण के लिए कहा कि ये भी काल्पनिक है, और ऐतिहासिक नहीं उसी मानते। बात को लेकर के कांग्रेस ने राम मंदिर के प्रकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आपका एफिडेविट दे दिया कि तो काल्पनिक है। रामायण के पात्र काल्पनिक, महाभारत के काल्पनिक, और गीता भी एक अंतर्द्वंद जो चल रहा है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, उसका प्रतीक मात्र, इससे आगे कुछ नहीं है। उन्होंने चैलेंज भी किया था कि इसको कोई वास्तविक सिद्ध करके दिखाए। तो जो गांधी आपके दर्शनों के बारे में, आपके पुराणों के बारे में, आपके रामायण के बारे में, आपकी महाभारत के बारे में, आपके वेदों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, उसको महात्मा कैसे कहेंगे भैया आप। महात्मा नहीं था। ये युवाओं का अच्छा एक मैसेज आया, जोर से बोल दीजिए इसको, जोर से। दुरात्मा, दुरात्मा। युवाओं के लिए अभी चर्चित शब्द है जो आप प्रयोग वाला चीज कह रहे थे, थोड़ा वेस्टर्न से इंस्पायर्ड थे गांधी जी, बाद में उन्होंने वस्त्र त्यागे। अभी एक चर्चित शब्द है, उस समय के शुगर डैडी हुआ करते थे गांधी जी, जो मैं व्यंग्य के तौर पर कह रहा हूं। तो एक इस तरीके का व्यक्तित्व का व्यक्ति महात्मा बन जाता है। हमारी संस्कृति में इस प्रकार के व्यक्ति को किसी भी दृष्टिकोण से महात्मा कह ही नहीं सकते, वो है ही नहीं उसमें जो। चलिए डॉक्टर साहब, चर्चा को यहीं समापन करते हैं क्योंकि और लोगों को भी आना है। धन्यवाद समय देने।